इतना कहकर कछुआ चुपके से अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे ले जाता है और सीधे हाथ से उल्टे हाथ की हथेली पर उंगली से कुछ बनाते हुए मन में सोचता है, ऐसा मंत्र पढ़ूंगा ना इस पर कि इसकी 7 पुश्ते तक मुझे याद रखेगी। आज ये नहीं बचने वाला मेरे हाथों। काला पोशाक कायर से ही बात करने में लगा रहता है। उसका पूरा ध्यान इस वक्त कायर पर था। कायर डरते हुए कहता है, हम चले जाएंगे, नहीं ढूंढेंगे उस झरने को। बस अब बहुत हुआ, हमें मारना मत, प्लीज मत मारना। इतना कहकर कायर दर्द से कराहने लग जाता है। काला पोशाक एकटक नजर से कायर की तरफ देख ही रहा था। कछुआ उस काले पोशाक को गुस्से से घूरते हुए मन ही मन मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। वो अपनी हथेली पर उंगली से कुछ बनाते जा रहा था और मंत्र पढ़ते जा रहा था। जैसे ही मंत्र पढ़कर खत्म होता है, कछुआ बड़ी हिम्मत के साथ उठता है और जिस हथेली पर वो उंगली फेर रहा था, उस हथेली से उस काले पोशाक का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अब तेरी खैर नहीं, जा तड़प हरामजादे। इतना कहकर कछुआ उस काली पोशाक वाले आदमी का हाथ कसकर पकड़ लेता है। कछुए को लगा था वो अभी तड़पना शुरू कर देगा, चीखने चिल्लाने लग जाएगा, पर उस काले पोशाक पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ था, वैसे का वैसा ही खड़ा हुआ था जैसे पहले खड़ा हुआ था। कछुआ उस काली पोशाक वाले को देखते हुए मन में सोचने लग जाता है, ये क्या, इस पर मेरे मंत्रों का कुछ असर क्यों नहीं हुआ? अभी तक तो इसके हाथ की हड्डी टूट जानी चाहिए थी, इसे दर्द से कराहना शुरू कर देना चाहिए था। आखिर ये कैसे हो सकता है? कछुआ इसके आगे कुछ और सोच पाता उससे पहले ही काला पोशाक फिर से कछुए के मुंह पर एक मुक्का दे मारता है। जितनी फुर्ती के साथ वो उठा था, उतनी ही फुर्ती के साथ वापस से धड़ाम से नीचे गिर जाता है और दर्द से कराहने लग जाता है। काला पोशाक कछुए को घूरते हुए कहता है, ज्यादा होशियारी मत दिखा, समझा? चुपचाप दोनों यहां से वापस चले जाओ, वरना यहीं तुम दोनों को दफना दूंगा। कायर डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तुम कहते हो तो हम वापस चले जाएंगे, उस झरने को नहीं ढूंढेंगे, मेरी बिंदु की कसम। काला पोशाक पलटकर कुछ नहीं कहता है, उन दोनों को ही घूरते रहता है। कायर कछुआ दोनों ही दर्द से कराहे जा रहे थे। जब उसे लगता है कायर कछुआ उसकी बात समझ गए हैं, तो वो वहां से चले जाता है। काला पोशाक के वहां से जाते ही कछुआ और कायर कस कस कर कराहने लग जाते हैं, बिलबिलाने लग जाते हैं। कायर दर्द से कराहते हुए ही कछुए से कहता है, अबे साले कछुए, वैसे तो तू बड़ा सौदाया बना फिरता है। जब काला पोशाक हमें धो रहा था तो तूने कुछ किया क्यों नहीं, मंत्र क्यों नहीं पढ़ा उस पर? कछुआ अपने हाथ की कोहनी को पकड़ते हुए कहता है, पढ़ा तो था, उस पर कुछ असर ही नहीं हुआ। कायर हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, असर नहीं हुआ? पर यह कैसे हो सकता है? कहीं तूने गलत मंत्र तो नहीं पढ़ा था? कछुआ जवाब देता है, नहीं यार, मंत्र तो मैंने एकदम सही पढ़ा था, पर पता नहीं उस पर असर क्यों नहीं किया। कछुआ कुछ सोचते हुए कहता है, मंत्र तभी किसी पर असर नहीं करते हैं जब उसने पहले ही अपने आप को किसी अदृश्य कवच से कवर करके रखा हो। कायर अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस काले पोशाक वाले के पास भी शक्तियां हैं। कछुआ हामी भरते हुए कहता है, हाँ कायर, और ऐसी शक्तियां जो सौदायों की शक्तियों से ज्यादा ताकतवर हैं। तभी तो मेरे मंत्रों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे तो लगता है उसने हम पर वार भी उसी अदृश्य शक्ति से किया होगा, तभी हमें संभलने का मौका नहीं मिला, वरना इतने कमजोर तो हम भी नहीं है कि उसे एक मुक्का तक नहीं मार सकते थे। कायर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ कछुए, तू एकदम सही बोल रहा है। उसने जरूर कुछ तो चालबाजी करी थी, तभी हम उसे हाथ तक नहीं लगा पाए और वो हमें तोड़कर चले गया। कछुआ किसी सोच में खोया हुआ था और उसी सोच में खोए हुए अंदाज में वो कायर से पूछता है, एक बात समझ नहीं आ रही कायर। कायर पूछता है, अब क्या समझ नहीं आ रहा है तुझे? कछुआ कहता है, यही यार कि वो हमें रोक क्यों रहा है। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, रोक क्यों रहा है मतलब? कछुआ कहता है, मतलब ये यार कि उसने हमसे कहा कि झरने को ढूंढने की कोशिश भी मत करना, वरना मारे जाओगे, वापस चले जाओ। तू उसके कहने का मतलब समझा? कायर अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, हाँ समझ गया, वो चाहता है कि हम झरने को नहीं ढूंढें। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कहता है, हाँ यार वही, यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि वो क्यों चाहता है कि हम उस झरने को नहीं ढूंढें। आखिर उसे झरने से क्या लेना देना? कायर अपना सिर खुजाते हुए कहता है,
अब ये बात तो वही जानता होगा ना यार, कछुआ अपना दिमाग चलाते हुए कहता है। पर मैं एक बात जरूर जान गया हूँ, कायर झट से पूछता है। कैसी बात? कछुआ कहता है, यही कि वो झरना हकीकत में है, युग की कोई इमेजिनेशन नहीं है। इतना ही नहीं, वो झरना कहीं और नहीं बल्कि यही इसी काला झाड़ी जंगल में है। तभी वो काला पोशाक चाहता था कि हम यहाँ से चले जाएं। कायर कछुए की बातों से सहमत होते हुए कहता है, हाँ यार तू एकदम सही अंदाजा लगा रहा है। कछुआ अपना और दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, पर एक बात और समझ नहीं आ रही है, उसे कैसे पता चला कि हम वो झरना ढूंढ रहे हैं? कायर भी अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, दिलीप अंकल। हाँ, उसे वहीं से पता चला होगा। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, दिलीप अंकल से पता चला होगा मतलब? कायर चिढ़ते हुए कहता है, कछुए तू युग की तरह सिर्फ होशियार ही नहीं हो रहा है बल्कि भुलक्कड़ भी हो रहा है। भूल गया जब युग ने दिलीप अंकल को वो पेंटिंग दिखाई थी तो उन्होंने कहा था वो युग की मदद करेंगे। उन्होंने बल्लू काका और अपने आदमियों से उस जगह का पता करने के लिए बोला था। हो सकता है कि जब वो गांव में उस जगह का पता कर रहे हो तो उस काले पोशाक को वहीं से पता चला हो। कछुआ कहता है, इसका मतलब वो काला पोशाक वाला गांव का ही कोई आदमी है, पर वो है कौन? कायर खामोश रहता है क्योंकि उसके पास कछुए के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। कछुआ कहता है, अब क्या करे? कायर मुंह बनाते हुए कहता है, क्या करे क्या पूछ रहा है? तूने सुना नहीं था क्या उस काले पोशाक ने क्या कहा था? वापस चले जाओ वरना मरोगे। कछुआ कहता है, तो तू चाहता है हम उससे डर कर वापस चले जाएं, उस झरने को नहीं ढूंढे? कायर झट से कहता है, डर के कारण नहीं कछुए, मार के कारण। मैं उसके हाथों वापस नहीं पिटना चाहता, और वैसे भी मेरे अंदर तो अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि एक कदम भी आगे बढ़ा सकूं। बड़ा मारा है साले ने। कछुआ अपने हाथ पैर को हाथ लगाते हुए कहता है, यार मारा तो मुझे भी है, बड़े दर्द कर रहे हैं हाथ पैर। कायर कहता है, इसलिए कहता हूँ यहीं पर बैठे रहते हैं, आराम करते हैं। वैसे भी युग, अभिमन्यु, डायना, शालिनी और चैटर्जी चार्ली भी ढूंढ रहे हैं ना उस झरने को, तो हमारी क्या जरूरत है? कछुए को भी कायर की बातें ठीक लगने लग जाती हैं। वो उसी वक्त अपने बाकी के दोस्तों को फोन करने लग जाता है ताकि उस काले पोशाक वाले से सतर्क रहने के लिए बोल दे, पर नेटवर्क न मिलने के कारण किसी को फोन नहीं कर पाता है। मार खाने के कारण कछुए का चेहरा सूजने लग गया था, उसे भी दर्द हो रहा था। वो भी कायर के साथ वहीं पर बैठकर आराम करने लग जाता है। काला झाड़ी जंगल के अलग अलग एरिया में युग और उसके दोस्त झरने की तलाश कर रहे थे। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, काला झाड़ी जंगल के अंदर का अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। झरने को ढूंढने के चक्कर में ही युग अभिमन्यु से अलग हो गया था, तो चैटर्जी चार्ली से अलग हो गया था। कायर और कछुआ तो हार मानकर बैठ गए थे। बस शालिनी और डायना थी जो साथ साथ कदम बढ़ाई जा रही थी। दोनों सहेली कम बहनें ज्यादा लग रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखा हुआ था। डायना थक चुकी थी, पर शालिनी थी कि बार बार उसका हौसला बढ़ाती जा रही थी। शालिनी को किसी भी कीमत पर अपना शरीर ढूंढना था। सिर्फ डायना ही नहीं, युग भी बुरी तरह थक चुका था। उसका भी हाल बेहाल था, पर यामिनी से मिलने की तड़प के कारण उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे उसने सोच लिया हो वो तब तक नहीं रुकने वाला जब तक उसे वो झरना मिल नहीं जाता है। चैटर्जी के अंदर भी उस झरने को ढूंढने का जुनून सवार हो गया था। उसे उस काले साए से अपने 4 साथियों का बदला लेना था, और वो इतना तो समझ ही गया था कि उस झरने के मिलने के बाद ही ये सब मुमकिन हो पाएगा। उस झरने के पास कुछ तो ऐसा था कि युग ने उसकी मां को ढूंढने की जगह उसे झरने को ढूंढने के लिए बोला था। इसलिए चैटर्जी ने भी उस झरने को ढूंढने में अपनी जी जान लगा दी थी। आधी रात बीत चुकी थी, पर किसी को वो झरना अभी तक नहीं मिला था। सब बुरी तरह थक चुके थे। चैटर्जी के मोबाइल की तो अब बैटरी भी लो होने लग गई थी, ऊपर से उसका गला अलग सूख रहा था। चैटर्जी थके हारे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, पानी पानी पानी। चैटर्जी प्यास के कारण तड़पे जा रहा था। उसे बहुत प्यास लगी हुई थी, इतनी प्यास कि उसके दिमाग से झरने को ढूंढने का ख्याल निकल गया था। वो किसी अपाहिज की तरह अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। पानी की प्यास ने उसे सब कुछ भुला दिया था। वो पानी पानी बोलते हुए ही आगे बढ़ते जा रहा था। चैटर्जी कालाझाड़ी जंगल में बहुत अंदर घुसे चला आया था, इतना अंदर कि वो आज तक पहले कभी नहीं गया था। चैटर्जी को इतनी प्यास लगी हुई थी कि वो जंगल के अंदर लगे पेड़ों के पत्तों में पानी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर उनमें भी एक बूंद पानी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सारे पत्तों का पानी सोख लिया हो और उसे तड़पने पर मजबूर कर दिया हो। दूर दूर तक पानी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे।
ऊपर से अंधेरा इतना था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या था। चटर्जी पानी पानी बड़बड़ाते हुए अपने लड़खड़ाते हुए कदम के साथ आगे बढ़ते जा रहा था। चटर्जी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पानी की आवाज सुनाई देती है। पानी की आवाज ऐसी थी जैसे ढेर सारी मछलियां पानी में यहां से वहां हो रही हो। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था, जिस कारण वो आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। चटर्जी अपने आसपास देखते हुए पागलों की तरह कहता है, पानी पानी पानी। चटर्जी उस आवाज का पीछा करने लग जाता है। अभी उसने 9-10 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि उसे अपने सामने एक तालाब नजर आने लग जाता है। अंधेरा होने के कारण तालाब कितना बड़ा था ये समझ नहीं आ रहा था, पर चटर्जी इतना जरूर समझ गया था कि वो कालाझाड़ी जंगल के आखिरी हिस्से में है, जहां पर कालाझाड़ी जंगल खत्म होने वाला था। तालाब को देखते से ही चटर्जी खुश हो जाता है। उसके पूरे बदन में एनर्जी आ जाती है और वो फुर्ती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। वो तालाब के पास पहुंचता है और अपनी हथेली में पानी लेकर गटागट पानी पीने लग जाता है। पानी पीते पीते चटर्जी ने अपनी शर्ट पूरी तरह भिगा दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से प्यासा हो। जब चटर्जी की प्यास बुझती है तब जाकर उसे थोड़ा ठीक लगता है। उसके दिमाग में वापस से झड़ने का ख्याल आने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में वापस से जान आ गई हो। चटर्जी तालाब के पानी को देखते हुए मन में सोचता है, पानी पानी, यहाँ जंगल में पानी का तालाब है। इसका मतलब हो सकता है यहाँ आसपास कहीं झरना भी हो। अगर तालाब है तो झरना भी हो सकता है। इतना कहकर चटर्जी और फुर्ती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है, पर उसे झरना कहीं नहीं दिखता है। कुछ कदम चलने के बाद ही वो वापस से थकने लग जाता है। वो सुबह से चल रहा था, जिस कारण उसके पैरों ने उसका साथ देना छोड़ दिया था। वो लड़खड़ाने लग गया था। चटर्जी समझ गया था कि वो अब ज्यादा नहीं चल पाएगा। उसे आराम की सख्त जरूरत है। इस कारण वो आराम करने के लिए एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अंधेरा होने के कारण वो पेड़ किसका था ये तो समझ नहीं आ रहा था, पर इतना जरूर समझ आ रहा था कि उस पेड़ पर कई सारे सफेद फूल लगे हुए थे, जो रात के अंधेरे में सफेद तारों की तरह चमक रहे थे। चटर्जी कब बैठे बैठे उस पेड़ के नीचे सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। उस पेड़ की कुछ खासियत ही ऐसी थी। पूरी रात गुजर जाती है, युग चलते रहता है, पर उसे कहीं भी वो झरना दिखाई नहीं देता है, ना ही शालिनी और डायना को दिखाई देता है। अब तो उन तीनों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी उस झरने के मिलने की, पर फिर भी वो अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे थे। उन तीनों ने सोच लिया था जब तक वो झरना नहीं मिलेगा उनके कदम रुकने वाले नहीं थे। भोर का वक्त था। चटर्जी अभी भी पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है। जैसे वो चटर्जी को छूता है, चटर्जी की नींद खुल जाती है। चटर्जी हड़बड़ाहट के साथ अपनी आंखें खोल देता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चटर्जी खुद से बड़बड़ाता है, यही है, यही तो है वो।